गांव की बहुरानी अनामिका हॉल में बैठी हुई थी और एक कैंची लेकर बिजली के तार को छोटे छोटे टुकड़ों में काट रही थी। मैं पूरे बिजली के तार को लेके छोटे छोटे टुकड़ों में काट दी, फिर भी समझ में नहीं आ रहा है कि बिजली आखिर में है कहाँ। मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। इस तरह वो सोच रही होती है, तभी शारदा और प्रसाद तैयार होके हॉल में आते हैं। हॉल में बैठ के गाँव की बहू को ये सब करते देख वो बड़े आश्चर्य हो जाते हैं। क्या हुआ बहू, ये बिजली के तार तुम्हें कहाँ से मिले और तुम इन्हें छोटे छोटे टुकड़ों में क्यों काट रही हो? माँ जी, अचानक से बिजली चली गई, फ्रिज, टीवी सब बंद हो गए, पंखा एसी चल रहे थे वो भी बंद हो गए। जब मैंने पड़ोसी के घर में झांक कर देखा टीवी, फैन सब चल रहे हैं उनके यहाँ। अनामिका ने जिस तरह से विवरण दिया, उसकी बातें सुन के शारदा और प्रसाद बहुत ताज्जुब होके देखने लगे। पड़ोसी के घर में बिजली है और हमारे घर में बिजली नहीं है, ये सोचकर मैं सारे तार को उतार के लेकर आई और उन्हें एक एक करके काट के देखने लगी कि आखिर में समस्या कहाँ पर है। उसकी ये सब बातें सुन के शारदा और प्रसाद का तो चेहरा ही लटक जाता है। आप लोग ही बिजली वाले से कहिए, उनके घर में बिजली है और हमारे घर में नहीं। अनामिका की इस तरह की बातें सुन के शारदा और प्रसाद समझ नहीं पा रहे थे कि उन्हें हंसना चाहिए या रोना चाहिए। अनामिका का मासूम चेहरा देखकर शारदा गुस्सा भी पी जाती है। बिजली चली गई है बहू, आने में 1 घंटा लगेगा। देखिए, पड़ोसी के घर में बिजली है माँ जी, पर हमारे घर में नहीं। मतलब आपने बिजली का बिल नहीं भरा? अरे मेरी भोली भाली बहू, वहाँ इन्वर्टर से चल रहा है। आपने जो कहा मुझे कुछ भी समझ में नहीं आया। बस इतना बोल सकती हूँ, इलेक्ट्रिशियन को अभी के अभी यहाँ पे बुलाइए, घर पे मेरे बहुत काम पड़े हुए हैं। कहकर अनामिका वहाँ से चली जाती है। नाराज मत हो शारदा, वो तुम्हारी दुलारी और सबसे प्रिय गांव की बहू है। तुम कुछ भी कहने गई तो घर के एक कोने में बैठकर रोने लगेगी, फिर दिन भर का चाय नाश्ता खाना कुछ भी हमें नहीं मिलेगा। ये सुनने पे शारदा अपना थोड़ा गुस्सा कम करती है। किशोर को फोन करके मैं बता देता हूँ, वो सब संभाल लेगा। अब तुम चलो। फिर अपना सेलफोन निकाल के वो किशोर को फोन लगाता है। कहिए सर। किशोर, कहाँ हो? आपके कॉलोनी के बाहर ही हूँ सर, कुछ काम है क्या आपको? फिर वो किशोर से गांव की बहुरानी अनामिका ने क्या क्या किया है पूरी बात खुल के बताते हैं। पूरी बातें सुनने के बाद किशोर जोर जोर से हंसने लगता है। आप कह रहे थे ना कि आप कहीं बाहर जा रहे हैं, तो ठीक है, मैं आपके घर आके एक बार सब कुछ देख लेता हूँ और ठीक कर देता हूँ। भूलना नहीं किशोर, पहले ही सारे पैसे दे दिए हैं, अब जाके सब ठीक करके आओ। कहकर प्रसाद फोन रख देते हैं। अनामिका। शारदा के बुलाने पे अनामिका किचन से बाहर निकल के शारदा के पास जाती है। हाँ कहिए माँ जी। मैं और तुम्हारे पिताजी बाहर जा रहे हैं, जरा बगीचे में अच्छे से पानी दे देना। ठीक से पानी नहीं पड़ेंगे तो सब सूख जाएंगे। ठीक है माँ जी। कहकर शारदा और प्रसाद वहाँ से चले जाते हैं। बहुरानी अनामिका बगीचे में जाती है। वहाँ रमेश के एक्सरसाइज करने के कुछ सामान रखे हुए होते हैं। उन्हें देखकर गांव की बहुरानी, ये सारे सामान लोहे से बने हैं, लगता है सब बेकार के हैं, इसीलिए तो ये सबको बाहर फेंक दिया गया है। अब मैं इनका क्या करूं? ऐसा सोच ही रही थी, तभी उसके कॉलोनी में अपना एक ठेला लेकर एक कबाड़ी वाला चिल्लाते हुए आता है। लोहे लक्कड़ का सामान दे दो, लोहे लक्कड़ का सामान। इस तरह चिल्ला रहा होता है। सुन के अनामिका बाहर निकल आती है। फिर राजा को देखकर वो कहने लगती है, अरे ओ कबाड़ी वाले भैया, जरा इधर आना। इस तरह वो बुलाती है। राजा उसके घर पे आते हैं। अनामिका राजा को अपने साथ बगीचे में ले जाती है और वहाँ पड़े सामान दिखाती है। भैया ये सब ले जाइए आप। राजा को इस तरह कहने पे राजा बहुत खुश हो जाता है और मनी मन सोचने लगता है, पता नहीं आज किसका मुंह देखकर सुबह उठा था। इस तरह सोचते हुए वो सारा सामान वहाँ से उठा लेता है और अपनी गाड़ी में रख लेता है और फिर कुछ पैसे निकाल के वो अनामिका के हाथों में देता है। अरे माँ, ये लीजिए इनके पैसे। कुछ पैसे हाथों में देकर वो चला जाता है। अनामिका उन पैसों को देखकर सासू माँ तो मेरी बहुत तारीफ करेंगी।
इस तरह सोचकर वो अंदर चली जाती है। फिर पैसों को एक जगह रखकर वापस वो लॉन में लौट के आती है। उधर रमेश अपने ऑफिस में मन लगा के काम कर रहा होता है। उसी रात जब सभी लोग हॉल में बैठे हुए थे, अनामिका पैसे लाकर सासू माँ के हाथों में देती है। क्या है बहू, ये पैसे कहाँ से आए? बगीचे में कुछ लोहे के पुराने सामान पड़े थे, मैंने उन्हें उठाकर कबाड़ी वाले को बेच दिया। कबाड़ी वाले ने मुझे कुछ पैसे दिए, वही पैसे मैं आपको दे रही हूँ। क्या कहा? लॉन में पुराने लोहे के सामान, उसे तुमने बेच दिए? मुझे तो इस तरह का कोई सामान है बोलकर याद नहीं आ रहा है। अरे था जी, आपको याद नहीं, मैं आपको दिखाऊंगी, कहकर वो रमेश को लेकर लॉन में जाती है। रमेश जिन सामानों से एक्सरसाइज किया करता था वो दिख नहीं रहे थे। ये देखकर शारदा, प्रसाद, रमेश तीनों आश्चर्य हो जाते हैं। क्या अनामिका, यहाँ पे जो लोहे के सामान रखे हुए थे, तुमने क्या उन सामानों को बेच दिया है? हाँ जी, जो यहाँ रखे हुए थे। सुनकर रमेश का मुंह खुला का खुला रह जाता है। शारदा और प्रसाद जोर जोर से हंसने लगते हैं। ये सब देखकर बिना कुछ कहे अनामिका वहाँ से अंदर चली जाती है। इसी तरह दिन गुजर रहे थे। तभी एक दिन शारदा, अरे मेरी गांव की बहू, गांव वाले लोग तुम्हें यहाँ देखने के लिए आ रहे हैं, अच्छे से तैयार हो जाना, ठीक है? ठीक है माँ जी, इतना कहकर वो अंदर चली जाती है। तभी उनकी कॉलोनी की कमला, सुरेखा, शशिकला, अपर्णा, सुनंदा सभी अनामिका को देखने के लिए आते हैं। आके सभी लोग हॉल में सोफे पे बैठते हैं। अनामिका, आना जरा, कॉलोनी के सभी लोग तुम्हें देखने आए हैं। सासू माँ की आवाज मिलते ही अनामिका अंदर से बाहर निकल आती है। सभी लोग अनामिका को देखते हैं। देखकर अनामिका की खूबसूरती की वो बहुत तारीफ करते हैं। आप लोग कॉफी पियेंगे या चाय पियेंगे? वैसे तो हमेशा ही चाय कॉफी हम पीते हैं अनामिका, तुम अपने हाथों से नींबू का शरबत बना के हमें पिलाओ। इस तरह कहने पे अनामिका उठ के जाती है और फ्रिज खोल के देखने लगती है। फ्रिज में एक भी नींबू नहीं था। अब वो क्या करे, सोच में पड़ गई। तभी उसे विम बार की याद आती है। वो मुस्कुराती है और सीधा किचन में चली जाती है। किचन में जाते ही उसे सिंक के पास विम बार दिख जाता है। उसे विम बार से वो शरबत बनाने लगती है। फिर शरबत ले आके वो सभी को पीने के लिए देती है। पीने के बाद सभी को उल्टियाँ आने लगती है। सभी तरह तरह के मुंह बनाने लगते हैं। शारदा भी पीती है और वो तुरंत उगल देती है। ये क्या है बहू? सभी ने कहा शरबत बनाने के लिए ना। सुबह ही तुमने कहा था ना कि घर में एक भी नींबू नहीं है। अच्छा तो वो बात है, 1 मिनट रुकिए माँ जी। इतना कहकर सीधा अनामिका वहाँ से किचन में जाती है और फिर विम बार लेके वहाँ पे वापस आती है। नींबू नहीं है तो क्या हुआ माँ जी, ये घर में है ना, इसी से मैंने आज सबके लिए शरबत बनाई है। ये सुनते ही वहाँ पे बैठी सभी लोग उल्टियाँ करने लग जाती है। एक और दिन शारदा सुभाष नाम के एक आदमी से बात कर रही थी, जो कि नारियल पेड़ पे चढ़ के नारियल काटने का काम करता था। माँ, इतना ऊंचा से तोड़ के लाता हूँ, थोड़ा और पैसे दे दो। देखो बाबू, जो आदमी नियमित रूप से आता है वो आज नहीं आया, इसीलिए मैंने तुम्हें बुलाया है। मैं उसे भी इतना ही देती हूँ और वही तुम्हें भी दूंगी। इतना ऊपर पेड़ में चढ़ना आसान नहीं है, जरा दिल बड़ा करके सोचिए। एक फल के लिए मैं 15 रुपए दूंगी सुभाष। माँ जी, कम से कम एक फल का 20 रुपया दे दो। ये सब बात चली रही थी, तभी अनामिका वहाँ पे आती है। 20 तो नहीं, हम 10 देंगे, उससे 1 पैसा ज्यादा नहीं देंगे। करना है करो, नहीं तो जा सकते हो। अनामिका के इस तरह से गुस्से से कहने से सुभाष वहाँ से चला जाता है। तुम्हें कुछ अकल वकल नहीं है? बात करने भी ठीक से नहीं आता है क्या? इसके लिए उनकी जरूरत क्या है माँ जी, मैं हूँ ना। इस तरह कहने के बाद गांव की बहू अनामिका झटाझट नारियल पेड़ में चढ़ने लगी और चढ़ के पूरा नारियल का गुच्छा वो काट ली। ये देखकर शारदा का मुंह तो मानो कि खुला का खुला ही रह गया। ठीक उसी दौरान शारदा के पति प्रसाद वहाँ पे आते हैं। शारदा को इस तरह आश्चर्य देखकर, अरे शारदा, मुंह बंद करो, नहीं तो मक्खी मच्छर घुस जाएंगे। इस तरह कहने पे शारदा जल्दी से अपना मुंह बंद करती है। फिर थोड़ी ही देर में अनामिका नारियल काट के वो नारियल पेड़ से नीचे उतर आती है। ये गांव की बहू है, गांव की बहू के साथ रहेंगी तो ऐसा ही होगा।
फिर सारे कटे हुए नारियल को लेकर अनामिका घर के अंदर आती है। अनामिका की इन हरकतों को शारदा बस मुंह खोल के देखी ही जा रही थी। ये थी आज की कहानी। नई कहानी लेकर हम बहुत जल्द हाजिर होंगे। तब तक नमस्कार। अमेरिका से आने वाली फ्लाइट एयरपोर्ट पे लैंड होती है। एयरपोर्ट में मॉडर्न ड्रेस पहनी शारदा और अनामिका अपना हैंड बैग लेकर बड़े ही स्टाइलिश तरीके से चल के आ रही होती है और उन दोनों के पति प्रसाद और रमेश लगेज बैग लेकर खींचते हुए आ रहे थे। चारों एयरपोर्ट से बाहर निकल आते हैं। फिर एक जगह खड़े होकर, शारदा, वो आ रहा है क्या? आ रहा है, आप जरा शांत रहिए। पिताजी, जब माँ ने फैसला लिया है तो समझ जाइएगा कि उन पे माँ को कितना भरोसा है। पिताजी, और मुझे तो उस आदमी पे बिल्कुल भरोसा नहीं है। माँ, तुम्हें वैसे भी वो फेसबुक से ही मिला था ना? जब उसने कहा कि फायदे का व्यापार होगा तो हम अपने विदेश की सारी जायदाद को बेचकर इंडिया आ गए। कोई बात नहीं, आप ज्यादा परेशान मत होइए। शारदा चारों तरफ देखने लगती है। अचानक से कार के बाहर नजर आता है एक कार्डबोर्ड में लिखा हुआ है वेलकम शारदा। एक हाथ में फूल का बुके लेके सुदर्शन नाम का एक आदमी खड़ा है। सुदर्शन को देखते ही शारदा, वो देखिए, सुदर्शन खड़ा है, चलिए चलते हैं। शारदा के कहने पे सभी लोग सुदर्शन को देखते हैं। सभी लोग गाड़ी की तरफ चल के जाते हैं। जो बैग प्रसाद लेकर आ रहे थे, सुदर्शन को लगता है कि जरूर वो बैग पैसों से भरा हुआ है। जैसे कहा था, इन्होंने विदेश के सारे जायदाद को बेच के पैसे लेके इंडिया आ गए रहने के लिए, व्यापार करने के लिए, वो भी इतने पैसे लेकर। जैसे मैंने सोच रखा है, इन्हें बुद्धू बनाकर इनके सारे पैसे लेकर भाग जाऊंगा। सोच ही रहा था कि शारदा अपने परिवार के साथ सुदर्शन के पास आके पहुंचती है। उन्हें देखकर, वेलकम टू वंडर सिटी मैडम। शारदा को वो बुके देता है। देखकर शारदा बहुत खुश होती है। ओहो सुदर्शन, थैंक यू। आइए मैडम, मैं गाड़ी तैयार रखा हूँ, चलिए घर चलते हैं। सभी लोग गाड़ी में जाके बैठते हैं। गाड़ी आगे बढ़ने लगती है। गाड़ी चलाते हुए सुदर्शन फोन पे बातें कर रहा होता है। चक्री, मैडम और उनके पूरे परिवार विदेश से इंडिया आ चुके हैं। रुको, पूछ के बताता हूँ। मैडम, आप रुपया देंगे या डॉलर? कैश दोगी सुदर्शन? वो कैश लाया है चक्री, बस तुम बंदोबस्त करके रखो। कहने के बाद वो गाड़ी को तेजी से चलाकर जाने लगता है। वंडर सिटी में अन्नपूर्णा स्वीट्स नाम का एक बहुत बड़ा सा बिल्डिंग था, बहुत फेमस। मालकिन अन्नपूर्णा थी। वो अपनी कर्मचारी के साथ काम कर रही थी। देखिए, जो मिठाइयाँ हम बनाते हैं मार्केट में उसका बहुत डिमांड है। देश से विदेश से उसके लिए बहुत ऑर्डर्स आते हैं। हमें और काम चाहिए, पर आपको भरोसा रखना होगा। अगर आपको लगता है कि वो काम करेंगे तो उन्हें मैं ले आऊंगी, मैं बात करूंगी। मालकिन, मेरे घर के पास एक औरत है, पर कह रही है कि अपने साथ वो अपने बेटे को भी लाएगी। पहले उससे कहो एक बार आके वो मुझसे बात करे। कहकर वहाँ से वो चली जाती है। सुदर्शन सभी को लेके गाड़ी में बैठाकर फार्म हाउस चला जाता है। वहाँ शारदा, प्रसाद, रमेश, अनामिका सभी जाके सोफे पे बैठते हैं। चक्री सभी को लाके जूस देता है। सभी लोग पीते हैं। सभी लोग बातचीत कर ही रहे थे, तभी वहाँ पे चक्री आके कहता है, मालकिन, ये इस घर के कागजात है और जो व्यापार आप शुरू करने जा रहे हैं उसका हिसाब। इस तरह वो उसे कुछ कागजात देते हैं। शारदा पढ़ के उसमें साइन कर देती है। अनामिका भी पढ़ के साइन कर देती है। अब कोई चारा नहीं था, इसलिए बाप बेटा भी साइन कर देता है। शारदा उन्हें अपना लगेज बैग दे देती है जिसमें पैसे रखे हुए थे। देखकर सुदर्शन और चक्री बहुत खुश होते हैं और पैसे लेकर वहाँ से चले जाते हैं। अगले दिन एक गाड़ी से वहाँ पे दिवाकर आते हैं। शारदा मैडम, आपने इस गाड़ी को भाड़े पे लिया है, अगर पैसे देते हैं तो हम चले जाएंगे यहाँ से। सुनकर सास बहू बड़ा आश्चर्य हो जाती है। शारदा, सुदर्शन को फोन करो। सुदर्शन को वो फोन लगाती है, पर सुदर्शन का फोन ऑफ आ रहा था। कोई चारा नहीं था, इसीलिए वो दिवाकर को पैसे दे दी। दिवाकर पैसे लेकर गाड़ी से चला जाता है। सास बहू दोनों ही उदास चेहरा लेकर सोफे पे बैठी थी। उन दोनों को रमेश और प्रसाद डांट रहे थे। तब तक उस फार्म हाउस के असली मालिक पुरुषोत्तम वहाँ आते हैं। मैडम, आप अभी तक यहीं पे हैं? सुदर्शन ने कहा था कि आप सुबह चली जाएंगी। कोई बात नहीं, काफी देर हो चुकी है, आप लोग जा सकते हैं। उसकी ऐसी बातें सुन के वो फिर से बड़े आश्चर्य होते हैं। पुरुषोत्तम जब बात कर ही रहे थे, तभी सब एक एक करके सुदर्शन को फोन लगाने लगते हैं, पर चाहे कोई भी फोन करे सुदर्शन का फोन स्विच ऑफ आने लगता है।
वो समझ जाते हैं कि सुदर्शन ने उन्हें धोखा दिया है। अब चूंकि कोई और चारा नहीं था, इसलिए सामान लेके वो सड़क पे आ जाते हैं। प्रसाद गुस्से से कहते हैं, मैंने और बेटे ने कितना समझाया था, एक फेसबुक से मिला आदमी पे इतना भरोसा मत करो। अब देखो क्या हुआ, हम सभी को सामान लेके सड़क पे आके खड़ा होना पड़ा। अब देखो रास्ते के लोग भी हमें कैसे देख रहे हैं। इस तरह से कहने पे सास बहू बिना कुछ कहे बस अपना सर झुका के खड़ी रहती है। वो रोने लगती हैं। अब तुम ही लोग बताओ, हम इस शहर में कैसे रहेंगे, क्या करेंगे? कोई चारा नहीं पिताजी, हमें कुछ काम करना पड़ेगा। बात कर ही रहते तभी एक पेपर का टुकड़ा उड़ता हुआ उनके पास आता है। उस कागज को पकड़ के रमेश देखने लगता है। लिखा हुआ था कि नौकर की जरूरत है। देखकर रमेश खुश हो जाता है। पिताजी, अन्नपूर्णा स्वीट्स में हम काम करेंगे, वहाँ मेल फीमेल नौकर की जरूरत है। काम करने वाले दंपति को वो एक कमरा भी देंगे। हम वहीं चलते हैं पिताजी, क्या कहते हैं? क्या राम, इन मॉडर्न कपड़ों में हम मिठाई की दुकान में जाके मिठाइयाँ बनाएंगे? वो नहीं कर सकती। नहीं जाना है तो बैठकर भीख मांगो, मैं और बेटा जा रहे हैं। प्रसाद और रमेश फिर वहाँ से चले जाते हैं। अब जब कोई चारा नहीं था, इसीलिए बाप बेटे के पीछे पीछे सास बहू भी चली जाती है। थोड़ी देर के बाद वो अन्नपूर्णा के सामने जाके खड़ी होती है। उनके मॉडर्न ड्रेस को देखकर अन्नपूर्णा, नमस्ते मैडम, क्या आपको यहाँ मिठाइयाँ चाहिए? हमें काम चाहिए। हमने पेपर में आप लोगों का इश्तेहार देखा, इसीलिए हम यहाँ काम ढूंढने के लिए आए हैं। वहाँ पे जितने कर्मचारी थे ये सुनकर हंसने लगते हैं। अन्नपूर्णा गुस्से से देखने लगती है, फिर हंसना बंद करके सब काम में लग जाते हैं। फिर सास बहू ने सुदर्शन की पूरी कहानी अन्नपूर्णा को खुल के बताती है। सुन के अन्नपूर्णा को भी बहुत बुरा लगता है। चिंता मत कीजिए, हम अपराधियों को जरूर पकड़ेंगे। बस हमें यहाँ कुछ काम दे दीजिए। जरूर, काम के साथ साथ कमरा भी दूंगी। अंदर जाइए, जाके कपड़े बदल लीजिए। कावेरी, बुलाने पे कावेरी वहाँ पे आती है। कावेरी, इन्हें पूर्व दिशा की ओर का कमरा दिखा दो और उसी के साथ सास बहू को कैसे रसगुल्ला बनाते हैं वो भी दिखा दो, और बाप बेटे को पैकिंग दिखा दो। कहकर अन्नपूर्णा वहाँ से चली जाती है। कावेरी उन्हें ले जाकर कमरा दिखाती है। उन्हें कमरा बहुत पसंद आता है। उस कमरे में रहकर वो कावेरी से रसगुल्ला बनाना सीखने लगती हैं। कावेरी की बातों को ध्यान से सुनकर वो बहुत अच्छे से रसगुल्ला बनाने लगती हैं। प्रसाद और रमेश पैकिंग के काम में लग जाते हैं। इसी तरह दिन निकल रहे थे। कुछ ही दिनों में सास बहू बहुत अच्छा रसगुल्ला बनाने लगती है, जिनका मार्केट में बहुत डिमांड होता है, जिस वजह से अन्नपूर्णा के दुकान में बहुत ऑर्डर्स आते हैं। फिर एक दिन पैसे लेकर अन्नपूर्णा सास बहू के पास जाकर कहती है, किसी को नहीं लगेगा कि तुम लोग सास बहू हो, सभी को लगेगा तुम लोग बहनें हो। बड़े ही अच्छे से तुम लोग एक दूसरे की बातें सुनती हो, एक दूसरे को सम्मान करती हो और मिलके रसगुल्ला बनाती हो। ये सब आप ही की कृपा से है जी। आप लोग जो रसगुल्ला बनाती हैं, मार्केट में उसका बहुत डिमांड है। ये कुछ पैसे है, इन्हें रख लीजिए। आप लोगों ने जो मेहनत की है उसी का फल है ये। उनकी बातें सुन के शारदा अनामिका खुश होती है और उनकी आंखें भर आती है। प्रसाद और रमेश भी बहुत खुश होते हैं। अन्नपूर्णा जी, हमारी एक ख्वाहिश है, क्या आप पूरी करेंगी? जरूर शारदा, बताइए क्या बात है वो? हम चाहते हैं कि बाहर जाके हम सास बहू के नाम से रसगुल्ला सेंटर शुरू करें। आपका आशीर्वाद चाहिए। जरूर अनामिका, जो महिलाएं आगे बढ़ना चाहती हैं मैं उनका जरूर सहयोग करती हूँ। तुम लोग सारा इंतजाम कर लो। कहकर अन्नपूर्णा वहाँ से चली जाती है। शारदा अनामिका एक दुकान भाड़े पे लेकर अच्छा दिन देख के वो अपना व्यापार शुरू करती है। दुकान का नाम सास बहू स्वीट शॉप रखती है और अन्नपूर्णा को रिबन कटिंग के लिए बुलाती है। उस दिन से सास बहू दोनों मिलकर रसगुल्ला बनाने लगती है। प्रसाद और रमेश उनकी मदद करते हैं। इसी तरह दिन निकलने लगते हैं और सास बहू रसगुल्ला का व्यापार करके खुशी खुशी अपना जीवन बिताने लगती है। ये थी आज की कहानी। नई कहानी लेकर फिर हाजिर होंगे। नमस्कार।